नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, जिसे हमारे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। चलिए आज समझते हैं कि इन शब्दों में कौन से वादे और कौन सा संकल्प छिपा है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो हमारे देश की बुनियाद है, इसकी नींव है। हम भारत के लोग, सोचिए कितने शक्तिशाली शब्द हैं ये आते कहाँ से हैं? जी, ये हमारे संविधान की सबसे पहली लाइन है। यही वो लाइन है जो बताती है कि असली शक्ति, असली पावर किसके हाथ में है। तो चलिए इसी को और गहराई से समझते हैं। अब इससे पहले कि हम पूरा वाक्य पढ़ें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये प्रस्तावना या प्रियम्बल होता क्या है। इसे आप संविधान का एक तरह से परिचय पत्र यानी इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। और हमारी आज की जो ये पूरी बातचीत है ना, वो इन हाथ से लिखे हुए नोट्स पर आधारित है। यही हमारा सोर्स है जो हमें प्रस्तावना के हर एक पहलू को समझने में मदद करेगा। तो जैसा मैंने कहा, प्रस्तावना संविधान की एक भूमिका है। अब इसमें मुख्य तौर पर 4 बातें पता चलती हैं। संविधान के उद्देश्य क्या हैं, उसके आदर्श क्या हैं, हमारे देश में शासन का तरीका कैसा होगा, और हाँ, संविधान किस तारीख को लागू हुआ। ये एक तरह से पूरे संविधान का निचोड़ है, उसकी समरी है। चलिए अब उन शब्दों पर आते हैं जो भारत के असल स्वरूप को, उसके कैरेक्टर को बताते हैं। प्रस्तावना ये साफ करती है कि भारत एक देश के तौर पर आखिर है कैसा। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है, चाहे वो देश के अंदरूनी मामले हों या बाहरी। कोई दूसरा देश हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है। हम अपना रास्ता खुद तय करते हैं। अगला शब्द है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना। ये पक्का करना कि देश के जो संसाधन हैं उनका फायदा सिर्फ कुछ लोगों को न मिले, बल्कि समाज के हर हिस्से तक पहुंचे। फिर आता है पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलर। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का, हमारी सरकार का कोई एक आधिकारिक धर्म नहीं होगा। सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी, बराबर समर्थन करेगी। किसी के साथ भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये भारत की विविधता का ही सम्मान है। और आखिर में है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अच्छा, इसे ना 2 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। लोकतंत्र का मतलब हुआ कि सरकार जनता चुनती है, जनता के लिए चुनती है। और गणराज्य का मतलब है कि देश का जो सबसे बड़ा पद है यानी राष्ट्रपति का, वो एक चुना हुआ व्यक्ति होगा, कोई राजा रानी नहीं जिनकी सत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। तो प्रस्तावना सिर्फ देश के बारे में ही नहीं बताती, वो अपने हर एक नागरिक से एक वादा भी करती है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो वादे आखिर हैं क्या। ये 4 स्तंभ हैं, एक तरह से हमारे संविधान का दिल हैं ये। पहला है न्याय, यानी हर किसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर न्याय मिले। फिर है स्वतंत्रता, यानी अपने विचार रखने की, अपनी बात कहने की और अपने धर्म विश्वास को मानने की पूरी आज़ादी। तीसरा है समानता, ताकि हर इंसान को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। और आखिर में बंधुता, यानी भाईचारा, जो हर व्यक्ति के सम्मान और देश की एकता को बनाए रखे। प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तारीख भी लिखी है, लेकिन उस तारीख के पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है। सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई। अब देखिए एक मजेदार बात, हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बिल्कुल रेडी था। लेकिन उसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया और तारीख चुनी गई 26 जनवरी 1950। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब ना हमारे इतिहास में है। बात है 1929 की, जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग की गई। और फिर यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का फैसला किया। तो प्रस्तावना के ये शब्द सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये हमारा आज है और हमारा कल भी है। तो अंत में बस एक सवाल हम सबके लिए कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के ये वादे आज हमारे लिए, हमारे समाज के लिए क्या मायने रखते हैं? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कहते हैं कि ये हमारे संविधान की आत्मा है। पर कभी सोचा है कि ये इतने शक्तिशाली शब्द आखिर आए कहां से? इन्हें लिखा किसने? चलिए आज मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हमारा ये पूरा विश्लेषण, ये पूरी बातचीत इन हस्तलिखित नोट्स पर आधारित है।
तो एक तरह से चलिए जासूसी करते हैं, इन नोट्स में छिपे सुरागों को ढूंढते हैं और देखते हैं कि कहानी हमें कहाँ लेकर जाती है। हम इस कहानी को शुरू करेंगे इसके अंत से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उन आखिरी और सबसे दमदार शब्दों से जिन्हें अपनाकर हमारे संविधान ने आखिरकार आकार लिया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक नए राष्ट्र का संकल्प है। 26 नवंबर 1949 ये वो ऐतिहासिक तारीख थी जब संविधान सभा ने इन शब्दों के साथ हमारे संविधान को अपनाया था और भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऐतिहासिक शब्द आए कहाँ से, और किसी संविधान की शुरुआत में एक प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल रखने का ये आइडिया था किसका? चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं। इस विचार का जन्म हुआ एक नेता की दूरदृष्टि से और एक बहुत ही अहम दस्तावेज से, और वो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहानी की असली शुरुआत होती है उद्देश्य प्रस्ताव से। ये वो बुनियादी दस्तावेज था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। असल में यही वो नींव थी जिस पर हमारे संविधान का पूरा दर्शन, पूरी फिलॉसफी खड़ी होनी थी। ये तारीख जरा याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946। यही वो दिन था जब पंडित नेहरू ने संविधान सभा के सामने भारत के भविष्य का ये विजन यानी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस प्रस्ताव का प्रस्तावना बनने तक का सफर कैसा रहा। तो सफर कुछ ऐसा था, 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव पेश हुआ। फिर कई हफ्तों तक इस पर खूब बहस और चर्चा हुई और आखिरकार 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे एक मत से अपना लिया। बस यही वो पल था जब उद्देश्य प्रस्ताव ने प्रस्तावना बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव को उस वक्त आधिकारिक तौर पर उद्देश्य का कहा गया था, जिसे आज हम सब प्रस्तावना या प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। हमारे संविधान निर्माता सिर्फ अपने विचारों तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने दुनिया भर के बेहतरीन संविधानों से प्रेरणा ली थी। तो सवाल ये है कि हमारी प्रस्तावना पर किन देशों की छाप दिखाई देती है? तो सबसे पहला सवाल, संविधान की शुरुआत में एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ये आइडिया ही कहाँ से आया? हमारे ये नोट्स बताते हैं कि इसकी प्रेरणा मिली अमेरिका से। जी हाँ, यूएसए ही वो पहला देश था जिसने अपने संविधान की शुरुआत एक प्रियम्बल से की थी। अच्छा, तो आइडिया तो अमेरिका से आ गया, लेकिन हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है, जो स्टाइल है, हम भारत के लोग, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? और इसके लिए हमें देखना होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान को। हमारी प्रस्तावना की जो भाषा शैली है उस पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान का गहरा असर है। तो दुनिया भर की प्रेरणाओं के बाद अब वापस आते हैं भारत पर। आखिर वो कौन थे जिन्हें हम अपनी प्रस्तावना देने का श्रेय दे सकते हैं? और जवाब हमें वापस वहीं ले जाता है जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उन्होंने ही तो वो उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया था जो हमारी प्रस्तावना की आत्मा बना। तो हमने जो भी सुराग अब तक इकट्ठे किए हैं, चलिए उन मुख्य बातों पर फटाफट एक नजर डालते हैं। तो कहानी ये है, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का सपना देखा। इसे 1946 में पेश किया गया और 47 में अपना लिया गया। इस सपने को साकार करने के लिए आइडिया अमेरिका से लिया गया और शब्दों की शैली ऑस्ट्रेलिया से। देखिए कितना दिलचस्प है कि कैसे दुनिया भर के विचार मिलकर भारत की आत्मा बने। और अब एक सवाल सोचने के लिए। लगभग 80 साल पहले हमारी प्रस्तावना ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो वादा किया था, आज का भारत उस वादे पर कितना खरा उतरता है? इस सवाल का जवाब इतिहास में नहीं, हम सबके आज में छिपा है। ये सोचने वाली बात है ना? हर किताब का एक इंट्रोडक्शन होता है ना? पर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, वो तो हमारे संविधान की आत्मा है, उसका पूरा फलसफा, उसकी पूरी फिलॉसफी। तो चलिए आज इसी के राज को एक एक करके समझते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारी पूरी बातचीत का जो बेसिस है वो है ये नोट्स। जरा गौर से देखिए कैसे एक ही पन्ने पर प्रस्तावना की हर जरूरी बात को कितने अच्छे से बांटा गया है। ये एक तरह से हमारा रोड मैप है। इसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारा संविधान असल में हमसे कहना क्या चाहता है। अच्छा, ये बात तो सुनी ही होगी कि प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका एक गहरा मतलब है।
मतलब ये कि अगर किसी को पूरे संविधान का निचोड़ समझना है कि भाई इसका मकसद क्या है, इसकी ताकत कहाँ से आती है, तो बस प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ लेना ही काफी है। सब कुछ इसी में है। तो सवाल ये है कि प्रस्तावना को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए, इसे हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं: शासन का स्वरूप, उसका उद्देश्य और उसका स्रोत। ये वो 3 पिलर्स हैं जिन पर भारत की पूरी शासन व्यवस्था की कहानी टिकी हुई है। और ये टेबल, ये तो सब कुछ एक ही जगह पर ले आती है। देखिए कितना सिंपल है। शक्ति का सोर्स, हम यानी जनता। उस शक्ति का नेचर क्या होगा, मतलब भारत देश कैसा होगा। और आखिर में उस शक्ति का मकसद क्या है, मतलब ये संविधान अपने लोगों से क्या वादा करता है। बस इन्हीं 3 सवालों में पूरी प्रस्तावना का सार है। अब ये जो 5 शब्द है ना, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भारत के कैरेक्टर की नींव है। मतलब संप्रभु यानी हम अपने फैसले खुद लेंगे, कोई बाहर वाला हमें नहीं बताएगा क्या करना है। समाजवादी यानी कोशिश ये रहेगी कि अमीर गरीब का फर्क कम हो। पंथ निरपेक्ष मतलब सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक यानी सरकार लोगों की होगी, लोगों के लिए होगी। और गणराज्य मतलब देश का जो मुखिया होगा वो चुना जाएगा, विरासत में गद्दी नहीं मिलेगी। और अब आते हैं उन वादों पर जो ये संविधान हम सबसे करता है। न्याय का वादा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरह का न्याय। फिर आज़ादी का वादा, कुछ भी सोचने की, बोलने की, किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी। समानता का वादा, मतलब स्टेटस और मौके की बराबरी, ताकि हर कोई आगे बढ़ सके। और इन सबसे ऊपर भाईचारे का वादा, फ्रेटर्निटी, जो हर इंसान की इज्जत और देश की एकता को बनाकर रखेगा। चलिए, आप बात करते हैं सबसे फंडामेंटल पिलर की, वो सोर्स जहां से संविधान को अपनी सारी ताकत मिलती है। सच कहें तो इसे प्रस्तावना का दिल भी कहा जा सकता है। ये जो सोर्स मटेरियल है, ये हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, लोक प्रभुता या पॉपुलर सॉवरेनिटी। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि असली मालिक, असली बॉस जनता है। सरकार हो या कानून, सबको अपनी ताकत सीधे लोगों से ही मिलती है। और इस सोच के पीछे ना एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। एक लैटिन कहावत है जो इसे बहुत खूबसूरती से बताती है, वॉक्स पॉपुलाe वॉक्स डे। इसका मतलब है जनता की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है। इससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी में लोगों की इच्छा को कितना पवित्र माना गया है। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक पहेली है जो हमें 1 मिनट रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। और सवाल बहुत सीधा है। अगर ये शब्द लोक प्रभुता या पॉपुलर सोवरेनिटी हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है, तो फिर हम ये कैसे मान ले? क्या सबूत है हमारे पास कि ताकत का असली सोर्स जनता ही है? और सच कहूं तो ये बहुत ही वैलिड सवाल है। तो इसका जवाब कहाँ मिलेगा? मजे की बात यह है कि इसका जवाब किसी मुश्किल कानूनी किताब में नहीं, बल्कि प्रस्तावना के अपने ही शब्दों में छिपा है, बिल्कुल साफ साफ। तो फिर ये साबित होता कैसे है? जवाब के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बस प्रस्तावना की पहली और आखिरी लाइन को गौर से देखना है। सारा राज वहीं पर है। देखिए, प्रस्तावना की शुरुआत किसी राजा के नाम से या किसी सरकार के नाम से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। पहली ही लाइन में ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है और किसके लिए बना रहा है। और अब देखिए इसका अंत। ये खत्म होता है इन शब्दों पर, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब हम भारत के लोग ही इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं और खुद को ही दे रहे हैं। तो पावर देने वाला भी वही और पावर लेने वाला भी वही। ये कितनी कमाल की बात है ना, कि लोगों की अथॉरिटी सिर्फ एक मेंशन नहीं है, ये तो वो फ्रेम है, वो ब्रैकेट है जो इस पूरे कानूनी डॉक्यूमेंट को एक साथ बांध कर रखता है। शुरुआत भी हम भारत के लोग से और अंत भी खुद को ही सौंपने पर। शक्ति का जो पूरा सर्कल है वो यहीं आकर पूरा हो जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान बनाने वालों का हम सब से किया गया एक वादा है। 1949 में किया गया वादा। इतने साल बाद क्या हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के उन वादों को पूरा करने में कामयाब हुए हैं? ये सोचने वाली बात है। भारत में, मतलब हमारे देश में, शासन करने की असली ताकत है किसके पास? वैसे तो कागज पर जवाब बड़ा सीधा सा है,
हम लोगों के पास, यानी जनता के पास। इसी को कहते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी। पर क्या ये वाकई सच है? क्या हो अगर ये पूरा विचार ही, अब जानते हैं, एक तरह का छलावा हो? एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक तर्क है जो ये दावा करता है कि भारत में पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी लोकप्रिय संप्रभुता असल में सिर्फ एक कहानी है, एक मिथ है। तो आज हम इसी चौंकाने वाले दावे की तह तक जाएंगे। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बहस नहीं है। ये पूरी चर्चा इस दस्तावेज से निकल कर आई है। ये जो हाथ से लिखे नोट्स है ना, ये हमें सीधे उस बहस के दिल में ले जाते हैं जो भारत की नींव से जुड़ी हुई है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले आइए इस विवादास्पद दावे को ही ठीक से समझते हैं। क्या भारत का संविधान सचमुच एक मिथक पर बना है? ये दावा किया है एक बहुत जाने माने कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर केसी वेयर ने। उनका कहना बिल्कुल साफ और सीधा है। भारतीय संविधान में लोकप्रिय संप्रभुता का जो आइडिया है वो एक मिथ है। लेकिन सवाल ये है कि वो इतने बड़े नतीजे पर पहुंचे कैसे? तो इस मिथक के पीछे का तर्क आखिर है क्या? जो लोग ये बात कहते हैं वो अपने दावे के लिए क्या सबूत देते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, ये पूरा तर्क एक प्रक्रिया पर टिका है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा संविधान लिखा, उसे भारत के सभी लोगों ने सीधे सीधे नहीं चुना था। हुआ ये था कि उसका चुनाव प्रोविंशियल असेंबलीज के सदस्यों ने किया था। तो असली सवाल ये बन जाता है कि उन प्रोविंशियल असेंबलीज को किसने चुना था? और यहीं पर इस तर्क की असली जड़ है। उन चुनावों में वोट देने का अधिकार यानी मताधिकार सबके पास नहीं था। ये बहुत बहुत ज्यादा सीमित था। तो फिर सवाल उठता है कि वोट दे कौन सकता था? जवाब है, बहुत ही कम लोग। सिर्फ वो जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति थी या जो पढ़े लिखे थे। मतलब सिर्फ समाज का एक छोटा अभिजात वर्ग। और ये आंकड़ा तो सच में होश उड़ा देने वाला है। 10% से भी कम। जरा सोचिए, भारत की 90% से ज्यादा आबादी का तो कोई लेना देना ही नहीं था उस पूरी प्रक्रिया से, जिसने उनके संविधान बनाने वालों को चुना। बस यही है उस मिथक वाले तर्क का सबसे बड़ा आधार। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है कहानी में एक जबरदस्त मोड़, क्योंकि इस पूरी आलोचना का सबसे तगड़ा जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद हमारे संविधान के पन्नों में ही छिपा है। और ये जवाब है आर्टिकल 326। ये अनुच्छेद यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की नींव रखता है। ये कहता है कि भारत का हर वयस्क नागरिक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसे वोट देने का अधिकार है। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था। और संविधान बनाने वालों ने इस सिद्धांत को सिर्फ कागज पर लिखकर नहीं छोड़ दिया, उन्होंने इसे हकीकत में बदला। इसका सबसे बड़ा सबूत था 1952 में हुआ भारत का पहला आम चुनाव, जो पूरी तरह से इसी सिद्धांत पर आधारित था। और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। वही लोग, संविधान सभा के वही सदस्य जिन पर सवाल उठाए जा रहे थे, वो सब 1952 के चुनाव में सीधे जनता के बीच गए और नतीजा, वो चुनाव जीत गए। ये तो ऐसा था मानो उन्होंने पूरे देश से हर एक वयस्क नागरिक से अपनी लेजिटिमेसी पर ठप्पा लगवा लिया हो। तो अब जब हमने दोनों पक्षों को देख लिया है, तो अंतिम फैसला क्या निकलता है? आइए इन तर्कों को एक बार फिर से तौलते हैं। ये स्लाइड पूरी बहस को एक नटशेल में रख देती है। एक तरफ है मिथक वाला तर्क जो सिर्फ बनाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया पर अटका है, और दूसरी तरफ है वास्तविकता वाला तर्क जो संविधान के अंदर लिखे गए महान सिद्धांत और बाद में हुए एक्शन पर जोर देता है। सवाल यह है कि ज्यादा वजन किस में है? हमारे स्रोत दस्तावेज के हिसाब से देखें तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। केसी वेयर की ये राय कि भारतीय संप्रभुता एक मिथ है, वो सही नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय संप्रभुता की असली नींव इस बात में नहीं है कि संविधान को लिखने वाले कैसे चुने गए थे, बल्कि इस बात में है कि उस संविधान ने कहा क्या। और उसने कहा कि असली शक्ति हर एक वयस्क नागरिक के हाथ में है। तो हम इस पूरी पड़ताल को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या किसी दस्तावेज का डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमेशा के लिए इस बात से तय हो जाता है कि वो किन हालातों में बना था? या फिर उस दस्तावेज के सिद्धांत और उसे लागू करने का तरीका उसकी उत्पत्ति की कमियों पर भारी पड़ सकता है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।